मैं मुंबई शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी। वहाँ पेइंग गेस्ट में मेरे साथ शोभा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ दिन तो हम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई। हमारी दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे। हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद हमारी 1 महीने की छुट्टियां पड़ गई थी। उन छुट्टियों में माँ पिताजी ने मुझे गांव आने को कहा। मैंने ये बात शोभा को बताई कि मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर शोभा ने कहा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तू भी मेरे साथ चल, बहुत एंजॉय करेंगे। हम दोनों बात ही कर रहे थे, तभी शोभा के फोन की रिंग बजी। शोभा ने फोन पर बात करके बताया कि उसके माँ पिता भी उसे घर बुला रहे हैं। उसके बाद उस दिन शाम को हम दोनों शॉपिंग करने के लिए गए। हम दोनों अपना अपना सामान लेने में व्यस्त थे। तभी मैंने शोभा को एक लड़के से बात करते हुए देखा। थोड़ी देर बाद शोभा मेरे पास आई तो मैंने उससे उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए बताया कि उसका नाम रितेश है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर मैंने शोभा से कहा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि तुझे पहले आराम से रितेश से मिलवाऊंगी, उसके बाद सारी बातें बताऊंगी, पर तुझे तो अभी ही मालूम चल गया। तू एक बार गांव से आजा, फिर उसे तुझसे मिलवाऊंगी। उसके बाद मैं अपने गांव चली गई। जब मैं गांव पहुंची तो मैंने मेरी शादी की बात सुनी। मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक मनोज नाम के लड़के की फोटो दिखाकर बताया, इससे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी तय की है। मैंने ये सुनकर मना कर दिया, पर मेरी बात सुनकर माँ ने कहा कि तुझे तो अपने पिताजी के बारे में पता ही है कि वो कैसे हैं। वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो इससे ही क्यों नहीं? अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और मुंबई में रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर पिताजी की बात को मना करने की हिम्मत घर में किसी की नहीं थी। अंत में मुझे मनोज से ही शादी करनी पड़ी और मुझे कुछ महीने गांव में ही रहना अनिवार्य हो गया। मेरी आगे की पढ़ाई भी छूट गई। मैंने गांव से कई बार शोभा को फोन किया, पर उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ आता रहा। मुझे शोभा की बहुत याद आती थी। मैं उसे सब कुछ बताना चाहती थी, पर उसका नंबर ही नहीं लगता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और एक दिन मैं मनोज के साथ मुंबई आ गई। उस घर में मेरी और मनोज की वो पहली रात थी। हम दोनों कमरे में अकेले थे। वो मेरे करीब आने लगे। मैं शर्मा रही थी कि अचानक किसी के रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं डर के मारे बेड पर सिमट कर बैठ गई और मैंने मनोज से कहा कि क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी? मनोज ने उसका जवाब नहीं दिया और वो हंसने लगे। मैं संभ्रमित से रह गई। अगली सुबह मनोज ऑफिस चले गए और मैं घर की साफ सफाई करने लग गई। जब मैं बेड के नीचे की सफाई कर रही थी, तभी मेरी नजर वहाँ पड़े एक झुमके पर पड़ी। मैंने उस झुमके को उठाया तो वो झुमके मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। चूंकि मैं घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए मैंने झुमके को टेबल पर रख दिया और अपने काम में लग गई। जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि कोई साया मेरे पीछे है। मैंने डरते हुए पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं नहा कर आई और मैंने जैसे ही अलमारी खोली तो मुझे उसमें एक साया दिखाई दिया। मैं चिल्लाते हुए भागी। जैसे ही शाम को मनोज घर आ गए, मैंने उन्हें सारी बातें बताई। वो मुझ पर हंसने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा और विषय बदलते हुए मैंने मनोज को अपनी सहेली शोभा की फोटो दिखाई और उसके बारे में बात करने लगी। बातें करते करते मनोज को नींद आने लगी और वो सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अचानक मुझे लगा मेरे ऊपर कोई है और मेरी आंखें खुल गई। मैंने इधर देखा, उधर देखा, पर कोई नहीं था। अगली सुबह मनोज ऑफिस चले गए और मैं फिर से अकेली बैठी थी। मुझे उस दिन शोभा की याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर शोभा मेरे साथ होती तो मैं उसे ये सब बताती,
तभी किसी ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस शापित शरीर से मुक्ति चाहिए। ये सुनकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं अपने कमरे से जैसे ही भागने लगी, सारे दरवाजे बंद हो गए। मैं मदद के लिए चिल्लाई, पर कोई नहीं आया। तभी एक साया मेरे सामने आया। वाणी, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर मैंने कहा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? ये सुनकर वो साया मेरे सामने आया। साये को देखकर तो मेरे होश उड़ गए और मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? शोभा, शोभा तुम और एक साया, कैसे? मेरी बात सुनकर शोभा का साया रोने लगा और थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया कि एक दिन जो फोन आया था वो मेरे बॉयफ्रेंड का था। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने निकल गई। रात हो चुकी थी। मैं बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। तभी एक लड़की मेरी गाड़ी के नीचे आ गई। मैं गाड़ी से उतरकर उसके पास गई। मैंने उसे उठाया तो उसने मुझसे कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से अलग हो गई। तुम्हारी गलती की वजह से मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी। ये कहकर उसने मुझे श्राप दे दिया कि तुम एक शापित आत्मा की तरह भटकती रहोगी। तुम्हारा प्यार भी अधूरा रह जाएगा। ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। उसके बाद मैं रितेश से मिलने उसके घर गई। मैंने उसको ये सारी बातें बताई। मेरी बात सुनकर वो मुझ पर हंसते हुए बोला, सही किया, सही शाप दिया उस लड़की ने तुम्हें। तुम्हारा प्यार अधूरा रह जाएगा। तुम ये क्या बोल रहे हो कि तुम जैसी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुमने तो शादी से पहले ही अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी है। न जाने मेरे से पहले कितने लोगों के साथ सोई होगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे धमकी दी कि मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये सुनकर उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला और मुझे यहीं दफन कर दिया। उस श्राप के कारण मैं एक शापित साया बनकर घूम रही हूँ। ये सब सुनकर मैं सुन्न हो गई और मैंने पूछा कि रितेश कहाँ रहता है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया है? बताओ मुझे, मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। वो तुम्हारा पति है जिसने मुझे मारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद शोभा ने मुझे मनोज और उसकी तस्वीर दिखाई। उसने मुझे बताया कि वो किस तरह नाम बदलकर लड़कियों के साथ शादी का वादा करता रहता है और बाद में उनसे मौका मिलने पर उन्हें मार डालता है। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तभी ऑफिस से मनोज आया तो मैंने उसे तस्वीर दिखाई जिसमें मनोज और शोभा साथ में थे। फोटो देखकर उसने मेरा गला पकड़ा और कहा कि आखिर तुझे भी मेरा राज पता चल गया। अब तू भी मरेगी उन्हीं लड़कियों की तरह। तभी शोभा का शापित साया आया और उसने मनोज को हवा में उछाल कर फेंक दिया। जमीन पर गिरे हुए मनोज ने कहा, तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तू खुद एक शापित साया है। ये कहकर मनोज मेरी तरफ बढ़ा और फिर से मेरा गला दबाने लगा। तभी एक और आत्मा हमारे सामने आई और चिल्लाते हुए उसने कहा, छोड़ दो इसे। ये देखकर शोभा का साया और मैं हैरान हो गए। तभी शोभा के साये ने कहा, तुम्हारी मौत तो एक्सीडेंट में मेरे हाथों हो गई थी और तुम्हारे शाप के कारण ही मैं शापित साये की तरह घूम रही हूँ। उसके बाद उस लड़की की आत्मा ने बताया कि उसका नाम नीता था। वो उस रात अपने प्यार से मिलने जा रही थी जो कि मनोज ही था। उस रात वो उसे भी मारने वाला था पर उससे पहले शोभा से उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना कहकर उस आत्मा ने मनोज को लंबे लंबे नाखूनों से मार दिया और शोभा के साये को श्राप से मुक्त कर दिया। मनोज के मरते ही नीता की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई और हमेशा के लिए वो यहाँ से चली गई। उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला मैं मनोज से प्रेग्नेंट हूँ। आज इस बात को पूरे 5 साल हो गए हैं। मेरी बेटी नैना जब कभी भी मुझसे अपने पापा के बारे में पूछती है तो वो सारी दिल दहलाने वाली घटना मुझे याद आ जाती है।